यूपी स्कॉलरशिप का फार्म कब से भराएगा, कब लास्ट डेट है, कब तक कॉलेज में सबमिट कर पाएंगे और फार्म भरने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं फुल डिटेल के साथ बताता हूं कि आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर उससे अफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से यूजी, पीजी या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा है तो यूपी स्कॉलरशिप का वो फॉर्म भरता है और स्कॉलरशिप का फॉर्म 3-4 महीना तक भराता है, डेट उसमें एक्सटेंड होता रहता है। ये सब प्रक्रियाएं बहुत लंबे टाइम तक चलती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान दे देना है कि आपको कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करने के चक्कर में ये होता है कि लास्ट में साइट नहीं चल रहा है, फॉर्म सही से फिलअप नहीं हो पा रहा है, आधार वेरिफिकेशन या फिर आय जाति वेरिफिकेशन ये सब नहीं हो पाता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले स्कॉलरशिप फॉर्म भर लें। इम्पॉर्टेंट डेट देखने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान देना है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट या फिर डिटेल्स नहीं है तो उसको आप करेक्ट करा लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, फिर स्कॉलरशिप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे कि एक इसमें डिटेल आता है कि आधार नंबर और बैंक ये सब, मोबाइल नंबर ये सब आपस में लिंक होना चाहिए और जो आधार डिटेल है, क्लास 10 का डिटेल है, ये सब मैच होना चाहिए। तो जिसको इम्पॉर्टेंट डेट सीधे जानना है तो वीडियो का टाइम दिख रहा है, आप वहाँ पर सीधे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको जान लेना है जरूरी कि क्या क्या जरूरी बातें स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। जैसे इस बार OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस आया है, जो कि इसके पहले स्कॉलरशिप फॉर्म में कभी भी नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें इसमें पॉइंट ऐड हुए हैं जिसको कि आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, उसके आधार कार्ड पर उत्तर प्रदेश का डिटेल होना चाहिए। अगर वो किसी और स्टेट से क्लास 10 किया है तो उस केस में भी स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा पाता है। जैसे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का है, वो क्लास 10 बिहार या फिर झारखंड कहीं और से किया है तो भी नहीं भरा पाएगा, अगर उसके आधार कार्ड पे जो डिटेल है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, किसी और स्टेट का है, तो उस केस में भी फॉर्म नहीं भरा पाता है। और जो इसमें अगली बात है वो क्लास 10, 12 यूजी, BA, BSc, BCom अगर वो PG का फॉर्म भर रहे हैं तो रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि बिना रिजल्ट का फॉर्म नहीं भरा पाएगा। क्लास 10 का रिजल्ट मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सब डिटेल फिलअप किया जाता है। स्टूडेंट के नाम का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन आय प्रमाण पत्र माता या फिर पिता के नाम का ही होना चाहिए। अगर पिता नहीं है तो मम्मी या फिर भैया, भाभी, दीदी जो भी आपका गार्जियन है उसके नाम का आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। और फीस रसीद आपके पास होना चाहिए, कितना आपका कोर्स में फीस लगा है वो नॉन रिफंडेबल फीस स्कॉलरशिप के फॉर्म में भरा जाता है, तो वो फीस रसीद आपके पास होना चाहिए या फिर उसकी जानकारी होना चाहिए कि कितना उसमें फिलअप करना है। और जो सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात है स्कॉलरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने से पहले और OTR करने से पहले कि आपके क्लास 10 के रिजल्ट पे जो आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है वही सेम टू सेम आधार कार्ड पे भी नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इन केस आधार कार्ड में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप आधार सेंटर पे जाकर उसको करेक्ट करा लीजिए, क्योंकि क्लास 10 का रिजल्ट आप जाएंगे करेक्शन कराने तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी होंगी। लेकिन आधार कार्ड का डिटेल चेंज कराना कोई बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप आधार सेंटर पे जाएंगे, वहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर उसका प्रोसेस हो जाएगा, 1 हफ्ता में आपका आधार करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आप अपना डिटेल अपडेट जरूर से करा लें, इन केस अगर आपका डिटेल मिसमैच है क्लास 10 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो। और आधार कार्ड से रिलेटेड ये भी बात है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर से लिंक होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका इनकमिंग फैसिलिटी ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, OTR करेंगे तो उस टाइम OTP आता है और OTP रिसीव होना चाहिए। अगर जियो का सिम है उसमें रिचार्ज नहीं है तब पर भी OTP आ जाता है, लेकिन एयरटेल और VI वाले केस में OTP नहीं आता है, तो उस केस में रिचार्ज तो होना ही चाहिए। कुछ नहीं तो 99 वाला जो रिचार्ज होता है वो होना चाहिए।
जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर से आपको OTR भी करना होगा, स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरना होगा। दूसरा, आप मोबाइल नंबर यहाँ पर देने का कोशिश मत करिएगा। इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर फिलअप नहीं हो सकता है, इनवैलिड डिटेल भी आ सकता है। बहुत सारे केस में ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट OTR कर रहा है तो मोबाइल नंबर डाल दे रहा है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जब आधार नंबर डाल रहा है तो वहाँ पर इनवैलिड आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि आधार कार्ड में कोई और मोबाइल नंबर लिंक है और OTR किसी और मोबाइल नंबर से कर रहे हैं, तो इन केस में इनवैलिड या फिर कुछ और एरर आ सकता है। और एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगा। अगर आपके घर में पढ़ने वाले दो हैं, जैसे एक आप हो गए या आपकी सिस्टर या ब्रदर कोई है, तो आप दोनों लोग अलग अलग मोबाइल नंबर दीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर अलग नहीं है तो एक सिम खरीद लीजिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप के फॉर्म में अलग अलग मोबाइल नंबर चाहिए और आधार कार्ड में भी अलग मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। और एक जो सबसे ज़रूरी यहीं पे आ जाता है मोबाइल नंबर से रिलेटेड बात, कि आपका डिजी लॉकर भी उसी मोबाइल नंबर से ही बना होना चाहिए। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना है तो आप डिजी लॉकर अकाउंट बना लीजिए। उसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। और डिजी लॉकर में आप ज़रूर से अपना आधार कार्ड ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड जो डिजी लॉकर में रहता है उसका KYC होता है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, जिसमें कि नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो डिटेल रहता है डिजी लॉकर में जो आधार कार्ड रहता है स्कॉलरशिप फॉर्म उससे वेरीफाई करता है। और जो फ़ोटो भी रहता है आधार कार्ड पे ही, वही फ़ोटो स्कॉलरशिप के फॉर्म पर भी प्रिंट होता है, मतलब वही दिखता है। तो आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले तो आप डिजी लॉकर अकाउंट बना लें। और बैंक अकाउंट में आधार नंबर जरूर से लिंक होना चाहिए और NPCI स्टेटस भी एक्टिव होना चाहिए। NPCI स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट लिंक है वीडियो का वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप 1 बाय 1 करके आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर NPCI एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगा। जिस बैंक में आपका NPCI एक्टिव रहता है उसी बैंक में आधार के थ्रू पैसा भेजा जाता है। और एक बात ये भी ध्यान देना है कि आपको 3 महीना में एक ट्रांजेक्शन जरूर से कर लेना है। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन मतलब कि आपको बैंक से अपने पैसा निकाल लेना है या फिर पैसा जमा कर देना है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, मतलब गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, मतलब ऐसे जो भी ऐप यूज करते हैं उनका तो ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो किसी को पैसा भेजते हैं या फिर कुछ रिचार्ज वगैरह भी अपने बैंक अकाउंट से करते हैं तो उनका ट्रांजैक्शन ऑन हो जाता है, मतलब एक्टिव रहता है। उनके लिए ध्यान देना है जो कि एकदम से बैंक नहीं जाते हैं। तो वो स्टूडेंट 3 महीना में एक बार जरूर से उसमें पैसा डाल दें बैंक में या फिर निकाल ही लें, जो भी हो उसको जरूर से कर लें, जिससे कि एक्टिव रहे आपका अकाउंट। स्टूडेंट अपना स्कॉलरशिप फॉर्म खुद से भरे। स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरना है उसका मैं वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगा बहुत जल्द ही। तो अगर आप एकदम नहीं चाहते हैं, अगर एकदम लेजी हैं, तो उस केस में आप साइबर कैफ़े से भरा सकते हैं। जब साइबर कैफ़े से आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भराइएगा तो आप वहाँ सामने बैठकर देखिएगा क्या वो डिटेल फिल कर रहे हैं, जो डिटेल फिल कर वो गलत है या फिर सही है। आप खुद से फॉर्म को 1 से 2 बार ज़रूर से मिला लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी इसमें मिस्टेक होता है तो स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप आता ही नहीं। वैसे भी बहुत सारे केस में नहीं आता है, ऊपर से एक अच्छा ये मौका हो जाता है कि स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो आपका फर्ज बनता है कि पूरा डिटेल को आपको देखना है क्या साइबर कैफ़े वाला फिल कर रहा है। और जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हैं उनका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, मतलब कि अगर वो सेकेंड ईयर में गए हैं तो उनके पास सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, 3rd ईयर में गए हैं तो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है। उस केस में जब वो रिजल्ट वाले सेक्शन में पहुंचेंगे तो वहां पर जो पास स्टेटस रहता है वहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर्ड। आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तभी आपको करेक्शन के टाइम करेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप प्रोमोटेड विथ मार्क या विदाउट मार्क्स या फिर कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं तो आपको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और जब स्कॉलरशिप का करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसका भी अपडेट आपको मिलेगा ही, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो उस टाइम आप अगर रिजल्ट एट ना डिक्लेयर किए हैं तो उस टाइम आपको रिजल्ट का मार्क्स अपलोड करना होता है, जो भी उसमें होता है, कितना CGPA है, कितना SGPA है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ये सब अपलोड करना होता है।
अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो रिजल्ट से रिलेटेड मैं आपको यहाँ बता दूँ आपको कितना CGPA, क्या पूर्णांक, ये सब भरना है। तो देखिए, अगर आपका रिजल्ट आया है तो जो परीक्षा फल है उसको तो पास सेलेक्ट करेंगे। उसमें जो पूर्णांक है उसमें अगर आपका रिजल्ट ग्रेड पॉइंट मतलब सेमेस्टर वाला है, अगर आप MG KP के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रूल है क्योंकि परसेंटेज को चेंज करना होता है। जो पूर्णांक है उसमें आप 10 फिल करेंगे और जो प्राप्तांक है उसमें आपका, जैसे आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप सेकेंड सेमेस्टर का CGPA फिल करेंगे। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर का CGPA फिल करेंगे। और जो CGPA होगा जो भी पॉइंट में लिखा होगा, जैसे 7.5324 मतलब 3 डिजिट तक देता है डेसिमल के बाद, तो आपको प्रॉपर डेसिमल के बाद जितना डिजिट है आपको सब फिल करना है। और परसेंटेज कैसे फिल करेंगे, तो जो परसेंटेज है जो आपका CGPA है जो फिल किए हैं उसमें 9.5 मतलब 9.5 से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करके उसको परसेंटेज निकाल कर वो परसेंटेज फिल करेंगे। और उसमें आता है कि शिक्षण संस्थान का नाम मतलब कि कॉलेज का नाम, तो आप उसी कॉलेज का नाम भरिएगा जिस कॉलेज का आप CGPA भर रहे हैं, मतलब जो रिजल्ट पे दिया है कॉलेज का नाम वही आप उस पर फिल करिएगा। और जिस स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में नहीं आया है तो वो स्टूडेंट रिन्यूअल अपना फॉर्म नहीं करेंगे, वो न्यू रजिस्ट्रेशन करके नया फॉर्म फिर से फिलअप कर देंगे। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है तो जब फॉर्म फिलअप करेगा उसमें एक आता है बोर्ड विश्वविद्यालय पंजीयन क्रमांक, तो उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर जरूर से डालिएगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला होता था, उस टाइम आप रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कॉलेज कोड डाल के छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार आप इनरोलमेंट नंबर जरूर डालिएगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से मैच होता है और जो रिजल्ट का आप डिटेल डाल रहे हैं वो भी आपको एकदम सही डालना है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड होता है। और जो स्कॉलरशिप आप फिलअप करते हैं तो उसमें एक जांच हेतु प्रिंट आता है, तो उसको प्रिंट करके आप सब डिटेल मिला लें, फिर उसके बाद जाके कॉलेज में भी मिलवा लें। फिर उसके बाद कुछ अगर उसमें गलत होता है तो उसको आप करेक्ट करा के फिर उसके बाद लॉक कराइएगा। जब लॉक करा देते हैं तो फाइनल सबमिट 24 से 72 घंटा के बाद मिलता है। स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर लिखा होता है कि 3 दिन के बाद मिलता है, लेकिन बहुत सारे केस में 24 घंटा के बाद ही वो ऑप्शन इनेबल हो जाता है फाइनल प्रिंट आउट करने के लिए। तो आप चेक भी कर सकते हैं या फिर 3 दिन तक का वेट भी कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म में क्या बातें ध्यान देनी है। अब ये भी जान लीजिए क्या चीज़ें आपको नहीं करनी स्कॉलरशिप के फॉर्म में। आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी में जाके खुद से जमा करें। जब स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें एक रिसिप्ट मतलब कि स्कॉलरशिप जब आप फॉर्म प्रिंट कराएंगे उसमें 3 प्रिंट आउट निकलता है, मतलब 3 पेज का होता है। जो लास्ट वाला पेज होता है वो पावती रसीद मतलब कि रिसिप्ट होता है, वो आप जरूर से रिसीव करिएगा। और एक मोबाइल नंबर को सिर्फ एक ही स्टूडेंट यूज करेगा, एक से ज़्यादा लोग नहीं यूज करेंगे। स्कॉलरशिप के लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले ही आपको स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करना है क्योंकि उस टाइम वेबसाइट नहीं चलती हैं। और जिस स्टूडेंट का बैक लगा है या फिर वो फेल है तो उस केस में वो स्टूडेंट अपना स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरेगा। अगर किसी स्टूडेंट के स्कॉलरशिप फॉर्म करेक्शन हो रहा है, जो कि जनवरी फरवरी में करेक्शन विंडो ओपन होता है, तो उस टाइम वो ये मत सोचे करेक्शन कर लिया तो उसको कॉलेज में वो फाइनल प्रिंट आउट नहीं जमा करना होगा। करेक्शन के बाद उसको फाइनल प्रिंट आउट कॉलेज में ले जाकर सबमिट करना होता है, फिर उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड होता है। तो ये बातें रही, क्या ध्यान देना चाहिए क्या नहीं ध्यान देना चाहिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के टाइम, भरने से पहले। अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब से फॉर्म भराए जाने लगा है। स्कॉलरशिप फॉर्म का डेट 10 जुलाई 2025 से ही स्टार्ट हो गया है। स्कॉलरशिप फॉर्म भराए जाने लगा है। फॉर्म भराए जाने मतलब डेट स्टार्ट होने से ही नहीं मतलब होता है, उसमें प्रॉपर कोर्स ओपन होना चाहिए, फॉर्म फिलअप भी होना चाहिए। बहुत सारे कोर्स का अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। उसमें ये आ रहा है कि कोर्स जो है कि कॉलेज इंस्टीट्यूट से लॉक ही नहीं है स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे। और जो लास्ट डेट है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का 20 दिसंबर 2025 तक है अभी तक के लिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका फाइनल प्रिंट आउट आप कर पाएंगे 23 दिसंबर 2025 तक। और कॉलेज में आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे 24 दिसंबर 2025 तक। और ये नोटिस इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है जनरली स्कॉलरशिप का, उसमें दिया है 24 जनवरी 2026 से स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट मतलब आना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट आगे बढ़ सकता है क्योंकि करेक्शन होता है तो उसके बाद से डेट बढ़ जाता है। तो ये स्कॉलरशिप आने वाला डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हम बाकी ये सब जो डेट है वो कंफर्म है। हो सकेगा स्कॉलरशिप का फॉर्म
1 से 2 बार अभी एक्सटेंड है, तो एक्सटेंड होते होते 10-15 जनवरी तक चला जाता है। लेकिन आप लोग इसका वेट मत करिए। अगर आप एडमिशन करा लिए हैं, आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, तो आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर लीजिए। और कैसे फॉर्म भरना है, ये सब वीडियो आपको जरूर से मिल जाएगा। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।